वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस ऑफ एएससी। आज हम लोग इस क्लास में ग्रुप 16 एलिमेंट के कुछ रिमेनिंग प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इसके पहले हम लोग ग्रुप 16 में कुछ जनरल प्रॉपर्टी और फिर हाइड्रोजन के साथ कैसा रिएक्शन होता है इसका देखे थे। अब उसके बाद ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ उसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे, फिर डाई हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो देखिए, ये ऑक्सीजन भी इसी ग्रुप का एलिमेंट है। ग्रुप 16 का फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन ही होता है, जो बेसिकली दो फॉर्म में पाया जाता है, O2 और O3। O2 ऑक्सीजन गैस हो गई और O3 भी इसका एक मोलिकुलर फॉर्म होता है जो ओजोन के नाम से जाना जाता है। तो ओजोन की बात हम डाइऑक्सीजन और ओजोन की बात बाद में करेंगे, लेकिन अब उस ऑक्सीजन के साथ जनरली जो O2 फॉर्म में होता है ऑक्सीजन गैस, उसके साथ इसके अदर जो एलिमेंट्स हैं रिएक्शन करते हैं। तो ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद सल्फर बचा, सेलेनियम बचा, टेल्युरियम बचा और पोलोनियम बचा। तो ये सब के सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और उनमें जो रिएक्शन करते हैं तो अब रिएक्शन से हमको अलग अलग कुछ कंपाउंड बनते हैं। ज़्यादातर उसमें डाई ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं, यानी उसका जनरल फॉर्म हम लोग कर सकते हैं EX2, लिखा भी गया होगा कहीं EX2। तो देख यहाँ EX2 नहीं, EO2 और EO3 भी बनता है। X तो हो गया हैलोजन वाले, हाइलाइड में आएंगे। तो देखिए, ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड ऑफ द EO2, यानी E के लिए ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी चारों एलिमेंट, और O2 ऑक्सीजन एंड EO3 टाइप, यानी डाई ऑक्साइड भी बनाते हैं और ट्राई ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो टाइप्स वेयर E इक्वल्स टू सल्फर, सेलेनियम, टेल्युरियम और पोलोनियम, इन चारों में से कोई हो सकता है। ओजोन जो है O3 फॉर्म, तो ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड ये जो दोनों है गैसियस स्टेज में हैं, जबकि सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है आपका सॉलिड स्टेज में है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड, जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है ये डिक्रीज करता है ऊपर से नीचे की ओर, यानी सल्फर डाइऑक्साइड से सेलेनियम डाइऑक्साइड की तरफ बढ़ते हैं तो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करती जाती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, जबकि ACO2 जो है ये या फिर TiO2 ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। फिर ये दोनों टाइप के जो ऑक्साइड होते हैं, यानी EO2 टाइप और EO3 टाइप, ये दोनों के दोनों एसिडिक होते हैं नेचर में। जैसा कि जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होते हैं और मेटेलिक बेसिक होते हैं, तो इनमें भी वो प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। EO3 टाइप और EO2 टाइप दोनों के दोनों ऑक्साइड आपके मोर और लेस एसिडिक नेचर में होते हैं। फिर रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन की जब बात करें, यानी हैलोजन के साथ, तो हैलोजन ग्रुप 17th एलिमेंट हैं जो इससे रेस्पेक्टिवली ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं। तो उनके साथ रिएक्शन जब करते हैं तो डिफरेंट टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। उन डिफरेंट टाइप में EX6 हो गया हेक्सा हैलाइड के फॉर्म में, EX4 हो गया टेट्रा हैलाइड के रूप में, और EX2 हो गया डाई हैलाइड के रूप में। E मीन्स आपके एलिमेंट्स इस ग्रुप के हो गए और X आपके हैलोजन हो गए जो 17th ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स ऑफ द टाइप्स EX2 टाइप से यहाँ लगा दीजिए, टाइप EX6, EX4 एंड EX2। द स्टेबिलिटी ऑफ द हैलाइड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। अब इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्लोराइड, उससे कम क्लोराइड, उससे कम ब्रोमाइड और उससे कम आयोडाइड होता है। स्टेबिलिटी के हिसाब से फ्लोराइड सबसे ज़्यादा स्टेबल, आयोडीन सबसे कम स्टेबल और उसी तरह से डिक्रीज करेगा। फिर एमंग हेक्सा हैलाइड्स जो होते हैं, तो हेक्सा हैलाइड्स में तो केवल ये फ्लोरीन के ही हेक्सा हैलाइड्स आपके स्टेबल मिलते हैं, नहीं तो बाकी के हेक्सा हैलाइड स्टेबल नहीं मिलते हैं। तो
तो हेक्साफोलाइट्स आर द ओनली स्टेबल हैलाइड्स। फिर ऑल द हेक्साफोलाइट्स आर गैसियस एंड ऑक्टाहेड्रल इन शेप। उनका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये चार प्लेन में, ओरिजेंटल प्लेन में सल्फर के साथ ये चार, 1 2 3 और 4, ये चारों फ्लोराइड प्लेन में हैं और इसके एक ऊपर है एफ और एक नीचे है एफ। तो दोनों तरफ से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। और ऑक्टाहेड्रल इसलिए ऑक्टा मीन्स होता है 8 और हेड्रल मीन्स होता है ट्रायंगुलर फेस। तो इसमें इस सल्फर वाला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा तो उसके 4 ट्रायंगुलर फेस होंगे ऊपर और 4 होते हैं नीचे। तो इसीलिए बेसिकली ये ऑक्टाहेड्रल कहलाता है। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में हो जाता है। फिर SF6 जो है ये आपका स्टेबल होता है स्टेरिक रीजन के कारण। अदरवाइज EX4 टाइप जो हैलाइड होते हैं, EX4 यानी 4 हाइड्रोजन मिला तो उसका शेप कुछ ऐसे हो जाता है। सल्फर हो गया 1 2 3 4 हो गया। तो और इसमें एक लोन पेयर के रूप में साइड बनता है। तो ये सीसा टाइप बनता है। आप 11th क्लास में इसके स्ट्रक्चर के डिफरेंट टाइप के बारे में पढ़े होंगे बॉन्डिंग में, तो उसमें सीसा स्ट्रक्चर इसका मिलता है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। याद रखना होगा ये कि EX4 टाइप के या टेट्रा हैलाइड जो होते हैं तो टेट्रा हैलाइड का स्ट्रक्चर होता है, उसका ये सीसा स्ट्रक्चर होता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा तो sp3d टाइप हाइब्रिडाइजेशन होता है और उसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो अब ट्राइगोनल में ये तो हो गया एक ये हो गया, एक ये हो गया, आइए एक ऊपर और नीचे, तो ट्राइंगुलर ये आपका हो गया ऑक्टाहेड्रल में ऊपर और नीचे 4 हैं, टेट्राहेड्रल की तरह हैं। आइए आपका हो गया बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो यहाँ हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। फिर इन विच वन द इक्वेटोरियल पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाई अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जब हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की बात करते हैं तो नीचे एक ट्रायंगल बनना चाहिए और ऊपर एक पॉइंट होगा, एक नीचे होगा। और तब इधर 3 साइड से ट्रायंगुलर फेस, नीचे भी 3 टाइप से ट्रायंगुलर फेस होगा, तो वो आपका होता है ये बाई पिरामिडल। तो यहाँ पर नीचे देख रहे हैं कि एक है फ्लोरीन और एक है फ्लोरीन, ये दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में हैं। तो जब ट्रायंगल बनाने के लिए एक फ्लोरीन दूसरा फ्लोरीन अब बीच में एस है, तो अब ट्रायंगल बनाने के लिए तीसरा साइड चाहिए। तो तीसरा पॉइंट क्या बनाता है उस ट्रायंगल का, तो ये ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा बनाता है। तो आपका ट्रायंगुलर स्पेस हो गया और एक फ्लोरीन ऊपर ये वाला और एक नीचे वाला हो जाता है। तो इस तरीके से ट्रायंगुलर पिरामिड ऊपर भी है, ट्रायंगुलर पिरामिड नीचे भी, तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल इसको बोलेंगे। और इसमें 2 तो हॉरिजॉन्टल में फ्लोरीन होते हैं और एक एंड पर आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। तो ये EX4 टाइप हुआ और ये EX6 टाइप हुआ। अब इसके बाद जो डाई हाइलाइट्स होते हैं यानी EX2 टाइप के होते हैं जो हाइलाइट, उसमें sp3 डाई हाइब्रिडाइज होते हैं और टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं। और उनका कुछ एग्जाम्पल है जैसे H2F2, H2Cl2 इट्स। अब ये जो हैं जब हीट किए जाते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाते हैं। और जैसे 2Ac2 यहाँ पर 2Ac2Cl2 तो Ac4 हो जाता है, AcCl4 हो जाता है। यानी E के साथ जो आपके ऑक्साइड है E2F2 टाइप जो हैं, तो E2X2 टाइप जो हुए बेसिकली E2X2 टाइप यही हुआ आपका। तो E2X2 टाइप के जो हुए तो यहाँ पर आपके EX4 बन जाते हैं, EX4 टाइप बन जाता है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो इस टाइप में कन्वर्ट हो जाता है आपका। तो इस तरीके से ये हुए। अब इसके बाद इसके अदर टाइप्स को हम लोग देख लेते हैं डाई ऑक्सीजन के बारे में कि क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है।
अब देखिए, जो डाई ऑक्सीजन होता है, जनरली ऑक्सीजन में O2 और O3 दोनों मिलते हैं, तो O3 आपका हो जाता है ओजोन टाइप, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का डाई ऑक्सीजन फॉर्म यानी O2 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वही ज़्यादा वाइडली पाया जाता है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, और उसको हम लोग लाइफ एयर भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं वो किसी न किसी रूप में ऑक्सीजन को ही लेकर के अपना फूड का यूज करते हैं, रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी गेन करते हैं, और उससे आपको एनर्जी मिलती है, तो सारा ऑर्गेनिज्म अपना काम करते हैं। तो लाइफ गैस के रूप में ऑक्सीजन है, तो वह बेसिकली O2 फॉर्म में है, जो डाई ऑक्सीजन है। तो डाई ऑक्सीजन का प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे, लैब में ये प्रिपेयर किया जा सकता है कई रिएक्शन से। सबसे कॉमन इसका है कि पोटेशियम क्लोरेट को अगर MnO2 के साथ के MnO2 यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करता है, तो MnO2 के साथ हीट करते हैं तो KCl बनता है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। तो ये सबसे कॉमन लैब मेथड है। लेकिन इस टाइप के और भी रिएक्शन, जैसे ये इन द लेबोरेटरी इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग वे। तो फर्स्ट मेक बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग साल्ट्स, जैसे ये भी एक ऑक्सीजन कंटेनिंग साल्ट है, तो इससे हम लोग बहुत आसानी से जनरली करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और भी जो साल्ट हैं जो ऑक्सीजन कंटेनिंग साल्ट हैं, तो उनको हम लोग जैसे क्लोरेट है, नाइट्रेट है, परमैंगनेट है, तो इसको हम लोग हीट करके सूटेबल कंडीशन में कैटलिस्ट की उपस्थिति में हीट करके ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। कैटलिस्ट के प्रेजेंस से ये होता है कि रिएक्शन फास्ट हो जाता है, कम टेम्परेचर पर ही हो जाता है। चूँकि अल्टीमेटली ये दिमाग में रखिए कि कभी भी ऑक्सीजन कहीं कंबाइंड है, प्राप्त करना है, तो हमको हीट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल हीटिंग में ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, कैटालिटिक रिएक्शन कराएंगे तो कम टेम्परेचर पर होगा, तो सूटेबल कैटालिस्ट का यूज करना पड़ता है। ठीक है। दूसरा इसका तरीका हो सकता है कि बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लो रिएक्टिविटी सीरीज में या लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल पाए जाते हैं, तो उनके ऑक्साइड, चूँकि हम लोग मेटलर्जी में भी पढ़े हैं कि जो लो रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनके बीच का बॉन्ड कमज़ोर होता है, वीक होता है, तो आप उसको सिंपल हीटिंग करते हैं तो मेटल अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस आपकी निकल जाती है। और तो उसी रिएक्शन से हम लोग यहाँ ऑक्सीजन गैस ले सकते हैं। जैसे सिल्वर का ऑक्साइड है, हीट करेंगे तो सिल्वर अलग मिल जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी। मरकरी का ऑक्साइड है, हीट करने पर मरकरी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी। लीड का ऑक्साइड है, हीट करेंगे तो लीड अलग निकल जाएगा और उसका ऑक्सीजन अलग निकल जाएगा। तो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स के ऑक्साइड को हम लोग डायरेक्ट हीट करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक हुआ कि ऑक्सीजन कंटेनिंग साल्ट्स को हीट करके, दूसरा हुआ कि मेटल के ऑक्साइड्स को, लो रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड्स को हीट करके हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है H2O2, तो ये भी अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जैसे फाइनली डिवाइडेड मेटल्स होते हैं, छोटे मेटल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में करके और MnO2 के साथ मिला करके, मेटल्स प्लस MnO2 यहाँ कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं, तो H2O2 आपका डिकम्पोज हो जाता है और इससे इसका स्टेबल फॉर्म, मोर स्टेबल फॉर्म H2O मिल जाता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन इससे भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से भी बहुत कॉमन, आप मिडिल क्लास में, हाई क्लास में पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, कि वाटर को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तरह की गैसें मिलती हैं। ऑक्सीजन गैस जो होती है वो आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जमा होती है और हाइड्रोजन गैस निगेटिव इलेक्ट्रोड पर जमा होती है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के द्वारा भी हम लोग वाटर को किस भी सोर्स से लेकर के हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट का कंजम्पशन आता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का खर्च बढ़ता है। फिर जब हम लोग इंडस्ट्रियली बात करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पर, तो चूँकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, तो जैसे नाइट्रोजन को हम लोग इंडस्ट्रियली प्राप्त करते थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर के द्वारा, तो उसी तरीके से पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में से निकाल लेते हैं और जब हाई प्रेशर देते हैं, लो टेम्परेचर देते हैं, तो पहले कंडेंस होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको निकाल देते हैं और इसके बाद
एयर को लिक्विफाई किया जाता है, प्योर एयर को, और लिक्विफाई करने के बाद जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं तो आपको पहले ऑक्सीजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस इवोपरेट होकर के निकल जाती है और ऑक्सीजन गैस लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में आपको मिलती है, जिसको आप सिलेंडर में भर करके यूज कर सकते हैं। तो वही लिखा गया कि इंडस्ट्रियली इट इज ऑब्टेन्ड बाई द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर। लिक्विफाइड एयर को आप फ्रैक्शनली डिस्टिलेट करके निकाल सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो इनके बारे में ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी पता नहीं होगी, क्योंकि आप प्राइमरी मिडिल से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हम कुछ जनरल इसकी प्रॉपर्टी नोट कर दे रहे हैं। इट इज़ ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। वाटर में इसकी कुछ सोलिबिलिटी होती है और वाटर में सोलिबिलिटी होती है 3.08 क्यूबिक सेंटीमीटर इन 100 ml। 100 ml का मतलब कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में ये होती है और 293 केल्विन पर। और इतने ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी हमारे मेरीन एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हेल्पफुल होती है, और वे वाटर में जो फिशेज वगैरह हैं तो वो अपना वाटर से ही ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेती हैं और उनका लाइफ सर्वाइवल अच्छी तरीके से हो सकता है। तो ये सोलिबिलिटी इसकी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है 3.08 क्यूबिक सेंटीमीटर पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर, यानी परसेंटेज के हिसाब से हम कह सकते हैं कि 3.08% सोलिबिलिटी होती है वाटर में। इसका लिक्विफाइंग पॉइंट यानी लिक्विफाइड होता है 90 केल्विन पर और फ्रीज होता है 55 केल्विन पर। O2 जो होता है इसकी एक और विशेषता होती है कि इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन ये पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये लाइन याद रखिएगा कि O2 इज यूनिक इन बीइंग पैरामैग्नेटिक इन स्पाइट ऑफ हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर पैरामैग्नेटिक नहीं होते हैं, लेकिन ये इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर भी पैरामैग्नेटिक होता है। इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे केमिकल प्रॉपर्टी कॉमन यही है कि ये किसी जनरली अधिकांश मेटल के साथ अपना डायरेक्ट रिएक्शन करता है, डायरेक्ट कंबाइन करता है और उसके ऑक्साइड बनाता है। और जनरली ये जो रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन का, ये जनरली एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन इनिशिएट करने के लिए, उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमको पहले हीट करना पड़ता है, एक्सटर्नल हीट देना पड़ता है। कारण क्या है कि डाई ऑक्सीजन में O का जो बॉन्ड है तो उसको बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो है वो ज़्यादा है, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर से उसको नहीं मिल पाता है, तो हम उसको एक्सटर्नल को सपोर्ट देते हैं, एक्सटर्नल हीट देते हैं, तो O2 मोलिक्यूल्स टूट जाते हैं OO में। इसके बाद रिएक्शन शुरू हो जाता है। जब रिएक्शन शुरू हो जाता है तो इसके बाद इटसेल्फ इतना हीट प्रोड्यूस होने लगता है कि फर्दर कंटिन्यू रखता है रिएक्शन को। तो इस तरीके से ओवरऑल एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन स्टार्टिंग के लिए हमको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स यहाँ देख ले रहे हैं, जैसे कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ किया तो कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ किया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ किया तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। अगर यहाँ पर कम ऑक्सीजन है तो फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड भी बन जाएगा। कार्बन है सफिशिएंट ऑक्सीजन में CO2 बनाता है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं। इसके अलावा कुछ विशेष कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी होता है, जैसे SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, अगर O2 के साथ रिएक्शन करता है, कैटालिटिक रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में SO3 बन जाता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड बन जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑक्सीजन अधिकांश मेटल से या एलिमेंट से डायरेक्ट कंबाइन करता है, रेडली कंबाइन करता है और उसका ऑक्सीडेशन करता है या उसके कंपाउंड्स को बनाता है। अब इसके बाद तो इसके यूज की बात करें तो यूज में हम देखते हैं कि जैसे हमारे लिए रेस्पिरेशन के लिए, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके साथ साथ ये हम लोग देखते हैं कि जो गैस वेल्डिंग करते हैं, स्टीलिन वेल्डिंग भी बोलते हैं उसको या गैस वेल्डिंग बोलते हैं, तो गैस वेल्डिंग में स्टीलिन गैस के साथ साथ ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्ट ऑक्सीजन को दिया जाता है, सिलेंडर में भर करके सप्लाई किया जाता है और स्टीलिन गैस
और ऑक्सीजन मिल करके गैस वेल्डिंग में हेल्प करते हैं। चूँकि अगर एसिटिलीन गैस को डायरेक्ट एयर से करें तो उसमें ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस होगा और उसमें स्मोक ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कंप्लीट कंबशन ऑफ एसिटिलीन के लिए हम लोग ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर यूज करते हैं जो गैस वेल्डिंग में काम आता है। इसके अलावा हॉस्पिटल में सप्लाई करते हैं, पेशेंट्स को देने के लिए सप्लाई करते हैं। उसके अलावा डिफरेंट टाइप के ये कुछ केमिकल रिएक्शन में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाइफ सर्वाइवल के लिए हॉस्पिटल में है। और फिर आपके ये कुछ ऑक्साइड बनाने में आ रहा है। इसके बाद ऑक्सीजन के और भी बहुत सारे डिफरेंट यूजेज हैं, आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं खुद से। और इसके बाद हम लोग देखते हैं उसी का एक फॉर्म जो ट्राई मोलिकुलर फॉर्म होता है ओजोन, उसकी थोड़ी सी बात कर लेंगे और इसके कुछ ऑक्साइड की इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेंगे। अब देखिए इसके जो ऑक्साइड होते हैं तो ऑक्साइड में 3-4 तरह के ऑक्साइड हमको मिलते हैं। ये जनरली इसकी टेंडेंसी है कि अधिकांश एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बनाता है। तो जब ये किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो प्रायः उसके नॉन मेटालिक ऑक्साइड यानी एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। वो ऑक्साइड जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं नेचर में एसिडिक होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड का मीनिंग हुआ कि अगर हम उनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बनता है। तो कोई भी ऐसा ऑक्साइड जो वाटर में डिजॉल्व करने पर अपने एक्वस सॉल्यूशन के रूप में कोई एसिड बनाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड, तो उसको हम लोग कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। उसी तरीके से अगर कोई ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होकर के कोई बेस बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो उसको हम बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो ऐसा पाया जाता है कि जनरली जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। मेटल्स के ऑक्साइड ज़्यादातर बेसिक होते हैं, यानी नॉन मेटल के ऑक्साइड वाटर डिजॉल्व होकर के कोई ना कोई एसिड बनाएंगे, मेटल के ऑक्साइड वाटर में मिलाने पर उसके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसके अलावा कुछ मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। तो एम्फोटेरिक का मतलब कि उसमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, दोनों डुअल प्रॉपर्टी, एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। यानी जब वो किसी बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो इटसेल्फ एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे, और जब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पर इटसेल्फ बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे। और कुछ ऑक्साइड, वेरी फ्यू ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं नॉन मेटल के जो न्यूट्रल होते हैं, यानी वो ना एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं ना बेसिक कैरेक्टर दिखाते हैं। तो ओवरऑल हमारे 4 टाइप के ऑक्साइड हुए। हम लिख सकते हैं कि बाइनरी कंपाउंड ऑक्साइड होता क्या है, तो ऑक्सीजन के साथ कोई भी एलिमेंट मिल करके जो कंपाउंड बनाता है वो बाइनरी कंपाउंड हुआ, 2 एलिमेंट से बना हुआ, तो उसको हम लोग ऑक्साइड कहते हैं। तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन with another element is called oxide. It may be acidic, basic or amphoteric in nature. Generally oxides of non-metals acidic होते हैं, बेसिक होते हैं मेटल्स के, और ऑक्साइड ऑफ सब मेटल्स लाइक एल्युमिनियम का है, जिंक का है, तो ये हायर तो वो हो जाते हैं हमारे एम्फोटेरिक। और कुछ ऐसे ऑक्साइड रहते हैं जैसे Mn के ऑक्साइड हैं, Cr के हैं, वेनेडियम के हैं, तो ये ऑक्साइड अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेप में जब लिए जाते हैं, लोअर में बेसिक होते हैं, लेकिन जब हायर एनर्जेटिक स्टेज में, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में लिए जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो द ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर लाइक Mn2O7, CrO3, V2O5। ये जो ऑक्साइड हैं कुछ सिलेक्टेड ऑक्साइड, तो इनके जब लोअर ऑक्साइड बनेंगे तो आपको एम्फोटेरिक नेचर में हो सकते हैं या फिर बेसिक हो सकते हैं, लेकिन अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आएंगे तो वहाँ पर वो ये आपके एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। फिर सम ऑक्साइड्स में भी एम्फोटेरिक में, जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम का दिया हम रिएक्शन कि एल्युमिनियम HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है वाटर के प्रेजेंस में, तो यहाँ एल्युमिनियम का कंपाउंड बन रहा है, क्लोरीन आपकी अलग हो जा रही है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम का ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन किया है, तो HCl के साथ रिएक्शन किया तो इसलिए यहाँ पर ये अपना बेसिक कैरेक्टर शो किया है। तो और फिर वही एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है
तो यहाँ पर सोडियम का कॉम्प्लेक्स साल्ट बनाता है। और यहाँ पर चूँकि एल्युमिनियम का ऑक्साइड सोडियम के हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो है आपका ये बेसिक कैरेक्टर नहीं शो किया, बल्कि एसिडिक का है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस था, तो इसके साथ एसिड रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिया। तो इस तरह के हैं। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में जिंक ऑक्साइड का भी इस तरह से रिएक्शन हो सकता है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी रिएक्शन कम अगर अमाउंट में लेते हैं, वाटर की मात्रा कम रहती है, तो वहाँ पर दूसरे तरीके से भी अरेंज किया जा सकता है। जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का क्लोराइड बन जाए, जैसे कॉम्प्लेक्स बना, फाइनली ये एल्युमिनियम क्लोराइड ही देगा। और ये आपका ये एल्युमिनियम है और सोडियम है तो सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा यहाँ पर आकर के। तो फर्स्ट स्टेज का इंटरमीडिएट ये हुआ, ये रिएक्शन हुआ, फिर आगे जाकर कंटिन्यू रखने पर इससे एल्युमिनियम ये क्लोराइड बन जाएगा और इससे आपको सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शन होते हैं। कहने का मतलब मेन ये चीज़ है कि ये ऑक्साइड है, दोनों सेम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके बनाया कंपाउंड, तो ये बेसिक रिएक्शन शो किया। यहाँ पर बेस के साथ किया तो एसिडिक रिएक्शन शो किया। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रॉक्स ऑक्साइड जो होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। इसके बाद ओजोन के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है जो O3 फॉर्म में पाया जाता है। ये लगभग 20 to 25 किलोमीटर हाई पर ओजोन का एक लेयर मिलता है, जो इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव और इम्पोर्टेंट लेयर है। तो वहाँ पर बेसिकली ऑक्सीजन जो होता है, तो सन से जो रेडिएशन आता है हमारे पास, उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है जो काफ़ी एनर्जेटिक होता है। तो वहाँ पर उस हाइट पर जब इन करता है तो वहाँ पर O2 के कुछ मोलिक्यूल्स OO में कन्वर्ट हो जाते हैं। O2 के मोलिक्यूल्स अपने एटॉमिक फॉर्म में OO में कन्वर्ट हो जाते हैं और एटॉमिक फॉर्म ऑफ O ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है और वहाँ पर हाई एनर्जी है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की। तो उन रेडिएशन के एनर्जी के कारण जो OO एटम अलग हुए हैं तो नेक्स्ट O2 से कंबाइन करके O3 बनाते हैं। यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के कारण O2 मोलिक्यूल टूटता है तो 2O बनता है और फिर 2O2 और 2O मिल करके 2O3 बन जाते हैं। तो इस तरह से कन्वर्जन होते रहता है। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो आता है बेसिकली वहाँ पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करते रहता है और वहीं पर खर्च हो जाता है। जो मोटा लेयर बनता है ओजोन का तो वो उधर ही एब्जॉर्ब कर लेता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को, तो अर्थ सरफेस पर उसको आने नहीं देता है। तो इसलिए हमारे लिए वो प्रोटेक्टर का काम करता है और उसका यूज वहाँ पर खुद ऑक्सीजन जो है O2 O3 में कन्वर्ट होते रहता है और फिर हमारे डिफरेंट रिएक्शन के कारण जो O3 है वो भी पार्शियली O2 में कन्वर्ट होते रहता है। तो इस तरह से O2 का O3 में और O3 का O2 में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में कन्वर्जन चलते रहता है और एटमॉस्फेरिक लेवल पर वो अपना वैसे ही रिफिलिंग होते रहता है ऑक्सीजन का O3 में। अब इसकी कुछ प्रिपरेशन के मेथड, जैसे ये जनरली अगर आर्टिफिशियली तैयार करना हो तो चूँकि यह एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो व्हेन अ स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास थ्रू अ साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब, तो साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब में डालना पड़ता है, पास करना पड़ता है ऑक्सीजन, चूँकि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो पार्शियली कन्वर्ट हो जाता है ओजोन में लगभग 10% के आसपास और इसीलिए ऑक्सीजन भी है 90%, 10% ओजोन उसमें बन गया है। तो इसीलिए उसको ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन भी हम बोलते हैं। 3O2 साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में पास कराने पर 2O3 बनता है। इसमें प्योर O3 जो होता है वो गैसियस स्टेज में पेल ब्लू होता है, लिक्विड स्टेज में डार्क ब्लू होता है और सॉलिड स्टेज में भी पाया जा सकता है, जो आपको सॉलिडिफाइड किया जा सकता है तो वायलेट ब्लैक के फॉर्म में होता है ड्यू टू ईज विच इट लिबरेट्स। अब देखो इसमें क्या है कि ओजोन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि ओजोन में बना है O3 है तो ये तुरंत O2 में कन्वर्ट हो जाता है और आपको नेसेंट ऑक्सीजन देता है। वो जो मिला हुआ था वही नेसेंट ऑक्सीजन अलग करता है। तो नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है तो रिएक्टिव होता है, तो ये किसी न किसी चीज़ से जा कर के तुरंत जुड़ जाता है, यानी उस एलिमेंट का या उस पार्ट का ऑक्सीडेशन कर देता है। तो नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करने के कारण
ये जो आपका ओजोन है एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसका कुछ रिएक्शन यहाँ पर दिख दे, PbS4O3 और PbSO4 + 4O2 बन गया, फिर आयोडाइड आयन को भी कन्वर्ट करता है, तो आयोडीन आपका अलग निकाल देता है और ऑक्सीजन गैस निकालता है। तो ये इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, और इसके डिटेल्स के बारे में और भी पढ़ सकते हैं। इसका बॉन्ड का भी दिया हुआ है, आपके 11th में रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका पढ़े हैं, उसी टाइप का रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है। और इसके बाद बाकी कुछ और डिटेल्स अपना पढ़ सकते हैं, बुक से रिवाइज कीजिएगा। एक दो और बात दिया हुआ है इसमें, जैसे यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। और इसके यूज में है कि ये सबसे मेन चीज़ है कि जर्मिसाइड के रूप में या इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि आरओ वाटर जो होता है तो उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का यूज करके हम लोग ये बनाते हैं, उसको जर्म से फ्री करते हैं। तो वैसे केसेज में इसका कुछ यूज होता है। फिर अगले वीडियो में हम लोग सल्फ़र के बारे में बात करेंगे, ऑक्सीजन के बारे में इनफ है, और आप पढ़ेंगे तो इसके और भी पॉइंट्स मिल सकते हैं बुक से। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग सल्फ़र की बात करेंगे, एलोट्रोपिक फॉर्म और उसके कुछ कंपाउंड्स के बारे में। चूँकि पी ब्लॉक है तो हम लोग फोकस किए हुए अपने को अपने मेन पॉइंट से रिलेटेड हुए, तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डर पॉइंट को नहीं डील कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें उससे इंटरेस्टेड हो तो कुछ आप अदर बुक को भी पढ़ करके उसका हेल्प ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सल्फ़र के टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय।